Good afternoon, students. Now today we are going to discuss reliability of sample data. हम लोग आज reliability of sample data पढ़ेंगे and here we will learn the two principles which are followed, two laws which are followed for the reliability of sample data. और आपको एक sample data तभी reliable होगा यदि ये दो principles जो है उसको follow करता है. So the main purpose of sampling is to collect maximum information with minimum expenditure of money, time and labor, and yet achieve a high degree of accuracy and reliability. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ इस पे ध्यान देना है. वो पहला है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, टाइम एंड लेबर एंड हाई डिग्री एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. ये जो है आपको पहला हो गया ये मनी, टाइम एंड लेबर का मिनिमम एक्सपेंडिचर होना, और दूसरा है कि एक्यूरेसी एंड रिलायबल होना. ये आपको सैम्पलिंग ऑफ डेटा में काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है, और यही मेन वजह है कि हम लोग जो है सैम्पलिंग मेथड को यूज करते हैं. अदरवाइज़ फिर सैम्पलिंग मेथड से अच्छा होता कि हम लोग यदि सेंसस मेथड को यूज करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को हम लोग सर्वे में या फिर इंक्वायरी में, रिसर्च में इंक्लूड करते, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं. इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? तो वह है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर. ठीक है, ऑफ मनी, टाइम एंड लेबर. मनी, टाइम एंड लेबर ये तीनों चीज़ जो आपको कम लगता है, और जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं सैम्पलिंग मेथड से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको सभी आइटम्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं. जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि सैम्पलिंग कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है आपको डेटा का, आपको रिसर्च में. और जो सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. चूँकि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इससे जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है. ठीक है, आपको जो है मिनिमम एक्सपेंडिचर में आपका जो है हो जा रहा है, आपको कम खर्च हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, लेबर भी जो है लेबर फोर्स मैन पावर भी कम लग रहा है, लेकिन साथ में जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको एक्यूरेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए. 100% एक्यूरेसी की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं सैम्पलिंग में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्यूरेट होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए, जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं. तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि कौन सा दो प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो किया जाता है सैम्पलिंग ऑफ डेटा में. So for ensuring reliability, certain principles must be followed. Of course, in sampling method, it is presumed that whatever conclusions are drawn from a sample are also true for the whole population. Now, sampling में हम लोग क्या देखे हैं? sampling हम लोग यही देखे हैं कि whatever conclusions are drawn from a sample. मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में आपको बहुत सारा आइटम्स है, बहुत सारा 6 आइटम्स है मान लीजिए, और हम लोग यहाँ से सैंपल लिए हैं, 2 को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, 1 and 2, एंड 1 and 2 का हम लोग जो है इंटरव्यू लिए हैं, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है पता किए हैं, इंक्वायरी किए हैं. तो ये दो आइटम से, 2 कैंडिडेट से जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को आ रहा है वो सब पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि वो पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहा है. ये 1 and 2 जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा है उसको हम लोग समझ रहे हैं कि ये होल पॉपुलेशन का जो है वही इन्फॉर्मेशन है एवरेज में. ठीक है, क्योंकि ये 1 and 2 को पॉपुलेशन से ही लिया गया है, यूनिवर्स से ही लिया गया है, यानी कि 1, 2 जो भी बता रहा है इसका मतलब पॉपुलेशन भी वही बताएगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं सैम्पलिंग में. So whatever is true for the sample, that is 1 and 2, is also true for the whole population. Okay, इसका मतलब यही हुआ. There are 2 principles to be followed. कौन कौन सा प्रिंसिपल है? पहला है the law of statistical regularity. पहला जो लॉ है जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो प्रिंसिपल है जिसको हम लोग देख रहे हैं, that is the law of statistical regularity. This law is derived from the mathematical theory of probability. Now you might have learned the probability
इन क्लास 10th। क्लास 11th में भी जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स लिए हैं वो आपको पढ़ते होंगे। तो वहाँ से इस लॉ को लिया गया, वहाँ से इस कंक्लूजन को लिया गया, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो ये दो प्रिंसिपल्स को आप माइंड में याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स that a comparatively small group of items, chosen as random from a very large group, on an average represent the characteristics of the large group। ठीक है, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोल रहा है कि जो स्मॉल ग्रुप हम लोग चूज करते हैं आपको लार्ज ग्रुप से, क्योंकि जो पॉपुलेशन होता है वो लार्ज ग्रुप होता है, और उसमें से हम लोग जो सैंपल को सिलेक्ट करते हैं वो छोटा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन के बराबर सैंपल तो होता नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। तो वही बोल रहा है कि द स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ वेरी लार्ज ग्रुप विल ऑन एन एवरेज रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज ग्रुप। जो आपको स्मॉल ग्रुप जो हम लोग सैंपल को सिलेक्ट किए हैं उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसका जो आपको प्रॉपर्टीज है, उसका जो फीचर्स है, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको पूरा लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपको स्मॉल ग्रुप में जो चीज़ ट्रू है वो आपको होल पॉपुलेशन में जहाँ से उस आइटम्स को लिया गया उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको वहाँ भी ट्रू होगा। So basically it is applied to random selection. Thus in the process of sampling each unit of the universe has an equal chance of being selected। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपको पॉपुलेशन यूनिवर्स है उसमें जो हर एक आइटम्स है उसका इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। ठीक है, इसीलिए वो जो है आपको पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ बायसनेस होता नहीं है। Therefore the selected items can be said to be representative of the universe। इसलिए जो आइटम्स आपको सिलेक्टेड किया जाता है रेंडमली, चूँकि रेंडमली पिकअप किया जा रहा है, किसी को भी पिकअप कर लिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है होल पॉपुलेशन को। वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका जो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा पॉपुलेशन पे लागू होगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल regularity। Now the second law is the law of inertia of large numbers। Second important one is the law of inertia of large number। Law of inertia of large numbers। Now फिजिक्स में आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, लॉ ऑफ इनर्शिया वहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ भी ये लॉ है आपको स्टैटिस्टिक्स में, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा। तो इसको हम लोग दो नेम से हम लोग बोल सकते हैं इस लॉ को। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, और जो सेकेंड है वो है लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा। नाउ इट स्टेट्स that if the numbers involved are very large, the change in a sample is likely to be very small। फिर सुनिए ध्यान से। It states that if the numbers involved are very large, the change in a sample is likely to be very small। ये बोला है कि यदि आपको जो आइटम्स है, जो नंबर्स है, उसका संख्या यदि बहुत ज़्यादा है तो सैंपल में यदि आपको थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो उससे आपको होल पॉपुलेशन में बहुत ही थोड़ा चेंजेज होगा। यानी कि यदि किसी इंडिविजुअल में कुछ थोड़ा चेंज हो रहा है रिजल्ट में या फिर उसका कोई इन्फॉर्मेशन में, कुछ वैल्यूज़ में, तो जो आपको मास है, जो लार्ज नंबर्स है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट उसका काफ़ी कम होगा। इसको हम एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं, फिर आपको जो है अच्छा से समझ में आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ अ यूनिवर्स vary or changes continually but the total universe changes slowly। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्स का जो आइटम्स है वो आपको
चेंजेज होते रहता है, उसका वैल्यू आपको चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपको पूरा पॉपुलेशन है, होल पॉपुलेशन है, उसका जो वैल्यू है वो स्लोली चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। स्लोली चेंज होता है वैल्यू, कैसे इसको हम बताते हैं आपको। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सपोज डैट कि एक क्लास है जहाँ पे केवल 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसमें एक स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स आया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एक को 20 मार्क्स आया है, एक को 0 मार्क्स आया है और एक को फिर 20 मार्क्स आया है। यहाँ पे आपको 4 स्टूडेंट्स है, तो इसका एवरेज मार्क्स कितना हुआ, तो सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। 10 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 20, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 4, 50 डिवाइड बाय 4, तो इसका आपको कितना आएगा आंसर, 12.5 आएगा, 12.5 आया इसका एवरेज। यानी कि इस क्लास में, ये ए नाम का एक क्लास है, इस ए क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 का मार्क्स है 10, 20, 0, 20, लेकिन जो एवरेज मार्क्स आया वो आपको 12.5 आया, ठीक है। तो एवरेज 12.5 है। मान सपोज डैट कि यहाँ पे जो है आपको जो स्टूडेंट 0 मार्क्स लाया है उसका वैल्यू चेंज हो गया सपोज, तो इसका वैल्यू जो है यदि आपको चेंज हो गया तो फिर हम लोग देखते हैं कि अब क्या होगा। अब मान लीजिए उसका 0 से आपको मार्क्स उसका अब आ गया है आपको 4, तो 4, 20, 20 एंड 10, यही 4 मार्क्स था आपको एक का। तो पहले 0 था, अब उसका 0 से 4 हो गया, इंडिविजुअल चेंज हुआ है। तो अब देखते हैं कि एवरेज में क्या चेंज हो रहा है, जो कि पूरा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर 4 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, अब 54 हो गया, 54 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको 13.5, ठीक है। तो 13.5, पहले कितना था 12.5, तो एवरेज पहले 12.5 था जब इस स्टूडेंट्स का मार्क्स 0 था उस समय, लेकिन और एवरेज कितना था 12.5 था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका मार्क्स आपको 4 हो जा रहा है, जैसे ही 4 मार्क्स हो जा रहा है तो एवरेज कितना हो जा रहा है 13.5 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या लिए उसको देखते हैं हम लोग। नौ इंडिविजुअल चेंज कितना हुआ, 0 मार्क्स से 4 मार्क्स हुआ, ठीक है। तो एवरेज चेंज कितना हुआ 12.5 से 13.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे 4 चेंज हुआ, पहले 0 था अब जो है 4 मार्क्स है, यानी कि 4 चेंज हुआ। यहाँ पे कितना चेंज हुआ, यहाँ पे कितना चेंज हुआ, यहाँ पे केवल 1 चेंज हुआ है। पहले 12.5 था, अब जो एवरेज हो गया 13.5। यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो रहा है, 4 चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 1 चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि इंडिविजुअल में आपको, इंडिविजुअल में ज़्यादा चेंजेज हो रही है। इंडिविजुअल में 0 से 4 चेंज हुआ, लेकिन जो एवरेज था, जो पूरा क्लास का जो एवरेज था, जो पूरा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, स्लोली चेंज हुआ। यही चीज़ें बताना चाह रहा है। यदि लार्ज नंबर्स रहेगा, यदि ज़्यादा नंबर्स रहेगा, ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर्स रहेगा उतना ही स्लो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 था, यदि हम लोग और बढ़ा दें नंबर्स को 5, 6, 7, 10 ले लें तो और भी कम चेंज होता है। यहाँ पे आपको चेंज हुआ है 1 का 12.5 से 13.5, और भी आपको कम चेंज होता है, 1 चेंज होता है, 0.5 चेंज होता है, 0.01 चेंज होता है, जितना ज़्यादा नंबर्स हम लोग लेते हैं। यानी कि यदि क्लास का जो आपको पॉपुलेशन का जो आपको
एटम्स है, जो यूनिवर्स का जो एटम्स है यदि वो ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही स्लो चेंज होगा आपको उसमें। जो एवरेज वैल्यू होगा, जो पूरा पॉपुलेशन का जो एवरेज वैल्यू है वो उसमें स्लो चेंजेज होगा। जबकि जो इंडिविजुअल है उसमें ज़्यादा चेंज होगा। तो इंडिविजुअल में यदि ज़्यादा भी चेंज होगा तो पॉपुलेशन में, आपको होल पॉपुलेशन में कम चेंज होगा। यही चीज़ को ये बताना चाह रहा है। एंड लार्ज एग्रीगेट्स आर मोस्ट स्टेबल देन स्मॉल वंस। यही चीज़ बोला है कि लार्ज एग्रीगेट्स आर मोर स्टेबल। यदि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स है, हम लोग चार स्टूडेंट्स को लिए थे, यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेते हम लोग तो उतना ही कम चेंज होता है। किसी का यदि मार्क्स कम हो जाता या किसी का मार्क्स ज़्यादा हो जाता फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नहीं के बराबर फ़र्क पड़ता एवरेज पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स आपको रहता। बिकॉज ऑफ द स्लो चेंजेस इन द नेचर ऑफ द टोटल यूनिवर्स, दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज लेजीनेस ऑफ लार्ज नंबर्स। ना इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है, ठीक है। इनर्शिया को हम लोग लेजीनेस भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि स्लो चेंजेज हो रहा है। जो इंडिविजुअल है उसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन जो टोटल का जो एवरेज है, जो टोटल में जो चेंजेज हो रही है वो बहुत ही कम चेंजेज हो रही है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ लेजीनेस। Thus reliability of sampling depends mainly on randomness of selection of data and the large size of the universe expressed by the above two laws। तो दो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखें। पहला ये देखें कि आप जो है कितना रेंडमनेस सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि आप बायसनेस नहीं है, आप रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं एटम्स को, पहला। दूसरा कि आपका जो सैंपल है उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ पे आपको जो है ध्यान रखना है और उसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो डेटा है, आपका जो रिज़ल्ट है वो कितना रिलायबल है और वो जो है आपको कितना चेंजेज ला रहा है आपको एवरेज में, ठीक है। इंडिविजुअल चेंजेस से एवरेज में कितना चेंजेस ला रहा है। ये दो चीज़ जो है आपको इस दो प्रिंसिपल से पता चलता है। Thus reliability of sampling depends mainly on randomness of selection of data and the large size of the universe expressed by the above two laws। यदि लार्ज नंबर्स नहीं रहेगा यूनिवर्स में, यदि कम नंबर्स रहेगा तो उसका जो आपको चेंजेज है एवरेज में, जो आपको यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो चेंजेज होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा यदि चेंज हो रहा है एक इंडिविजुअल में तो आपको ज़्यादा चेंज आपको हो रहा है यूनिवर्स का रिजल्ट में, एवरेज का रिजल्ट में, ठीक है। हालांकि वो जो चेंजेज होगा वो आपको कम होगा इंडिविजुअल चेंजेस से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। तो जो इंडिविजुअल जो चेंजेज होगा वो ज़्यादा होगा और जो एवरेज में जो चेंज होगा वो आपको इसके कंपेरिजन में कम चेंज होगा, जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम बताएं, ठीक है। तो ये दो लॉ आपको यही चीज़ यहाँ पे बोलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर दोज व्हिच आर कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसीज एंड आर यूज्ड फॉर फर्दर स्टडीज। सेकेंडरी डेटा में भी इधर पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। नाउ जैसे कि प्राइमरी डेटा को हम लोग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि वो फर्स्ट टाइम आपको डेटा को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होता है हम लोग उस डेटा को बोलते हैं जो आपको सेकेंड हैंड है, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग कहीं से लिए हैं, जो पहले से ही आपको डेटा को कलेक्ट किया गया है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा का जो सोर्सेस होगा वो दो होगा, पहला पब्लिश सोर्सेस एंड अनपब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस मतलब वो सोर्सेस हो गया जिसको पब्लिश किया जा चुका है, जैसे आपको कोई रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या फिर जो बुक होता है, जर्नल्स होता है, ये सब। अनपब्लिश्ड है जो आपको डेटा तो कलेक्ट किया गया लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया है, ठीक है। उसको आपको मार्केट में जो है उसको नहीं लाया है, बुक उसका जो है पब्लिशिंग नहीं हुआ है, बस वो जैसे रिसर्च स्कॉलर्स होता है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, वो बहुत सारा डेटा को आपको
कलेक्ट करता है लेकिन उसको पब्लिश नहीं करता है, वो पर्सनल यूज के लिए उसको रखता है, तो उसको हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड। तो पब्लिश सोर्सेस क्या क्या हो सकता है, तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलरली पब्लिश करंट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज है, वो आपको पब्लिश करते रहता है डेटा जो है, ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो टाइम टू टाइम जो आपको ईयर बेसिस पे या फिर आपको मंथली बेसिस पे आपको रिपोर्ट सब जो है वो पब्लिश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो वो आपको होगा सेकेंडरी डेटा। यदि हम लोग उसको यूज करते हैं उस डेटा को, तो वो हम लोग के लिए हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। सेकेंड है पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल रिसर्च पब्लिकेशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, ऑल दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कोई किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल का है, जो वर्ल्ड लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिश सोर्सेज। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्ट में IMF बोलते हैं, उसके द्वारा ये इसको पब्लिश किया था। बहुत ही फेमस मैगजीन है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कभी कभी जो आपको इसका जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश बाय होम, तो आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, ये आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये कौन सा सोर्स है, ये आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ट्रेड यूनियंस एंड चाइल्ड लेबर, ये आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ट्रेड यूनियंस एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। उसी तरह से आपको एक और बुक है, वो है इंडिंग चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो ये सब जो है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। और यदि हम लोग यहाँ से डेटा को आपको कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको हम लोग के लिए हो जाएगा सेकेंडरी डेटा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हैंड डेटा जो है, जो प्राइमरी डेटा था, वो आपको इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डेटा को आपको कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उन लोग के लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन हम लोग इसको जब इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए हो गया आपको सेकेंडरी सोर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द meaning of two principles of statistics, and you have also seen some of the sources of secondary data. We will discuss more in the next class. This is all about today's class. Thank you.